सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे क्षेत्रफल परिमाप एवं आयतन के बारे में। बच्चों, क्षेत्रफल परिमाप एवं आयतन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम भी कहते हैं। एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे क्षेत्रफल के बारे में कि भाई क्षेत्रफल क्या होता है, फिर हम जानेंगे परिमाप क्या होता है, फिर हम जानेंगे आयतन क्या होता है। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई नोट्स बनाते जाइएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बच्चों, क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? किसी भी समतल आकृति द्वारा, समतल आकृति बच्चों क्या होती है? समतल आकृति या समतल आकार। जो समतल आकार होता है उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र, उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र ही उसका क्षेत्रफल होता है। बच्चों, जैसे कि मैं यहां पर एक समतल आकृति की बात कर रहा हूं, जैसे कि ये गोला है, एक वृत्त है। इस वृत्त के अंदर कुल कितनी जगह है भाई? कुल कितनी जगह है, कुल कितना क्षेत्र इसने घेर के रखा है? इस पूरे क्षेत्र को इसका क्षेत्रफल कहा जाता है। इसको इसका क्षेत्रफल या फिर एरिया कहा जाता है। बच्चों, क्षेत्रफल या फिर एरिया इसको कहा जाता है। तो बच्चों, यहां पर भले बात वृत्त की हो, वर्ग की हो, या कोई भी आपके पास कोई भी आकृति दी गई हो, उसके द्वारा कुल कितना क्षेत्र को घेरा गया है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास 40 बीघा जमीन है। अब उसके पास 40 बीघा जमीन का मतलब क्या हुआ? उसका जो खेत है या फिर जो जमीन है उसकी जो बाउंड्री है, जो उसकी सीमा है, मान लीजिए कुछ खेत उसका इस प्रकार से है, मान लीजिए ये उसका खेत है, तो उस खेत की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री में कुल कितना क्षेत्र है, कुल कितनी जगह है, वो उसका क्षेत्रफल हो गया। बात करते हैं बच्चों परिमाप के बारे में। बच्चों, परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब कि जो उसका खेत है या जो भी अपने पास आकृति दी गई है उसको घेरने के लिए कुल कितने तार की जरूरत होगी, या फिर उसकी जो सीमा है उस सीमा की कुल लंबाई कितनी है, वो अपना परिमाप हो गया। जैसे कि मैं एक खेत की बात कर रहा हूं, कुछ इस प्रकार से खेत है। उस खेत में यहां से यहां तक लेकर मान लीजिए 200 मीटर है, यहां से यहां तक मान लीजिए 400 मीटर है, यहां से यहां तक मान लीजिए 300 मीटर है, और यहां से यहां तक मान लीजिए 100 मीटर है। तो भाई कुल मिलाकर कितनी दूरी है? 200, 400, 600 और 300, 900 और 100, 1000 मीटर। तो भाई उस खेत का जो परिमाप है वो 1000 मीटर हो गया। ये होता है परिमाप बच्चों। लेकिन मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, रेक्टेंगल जो होता है उसका जो होता है क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों आयतन के बारे में। ये क्या होता है बच्चों? चलिए बात करते हैं। क्षेत्रफल मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको परिमाप समझा दिया। अब मैं आपको इसके बारे में भी समझा देता हूं जिसको वॉल्यूम भी कहा जाता है। बच्चों, बात करते हैं आयतन के बारे में। यह आयतन क्या होता है बच्चों? कि भाई किसी भी ठोस आकृति, बच्चों जो ठोस आकृति होती है, ठोस आकृति का मतलब क्या हो गया बच्चों? ठोस आकृति का मतलब हो गया कि जैसे कि गिलास होता है आपका, बाल्टी होती है आपकी, भाई गिलास, बाल्टी या थाली, ये सब क्या है? ठोस आकृतियां हैं जिनके दो की जगह तीन तीन जो है उनकी दिशाएं होती हैं। मेरा कहने का मतलब, मैं यहां पर मान लीजिए सिर्फ इस बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो इस बोर्ड में क्या है? सिर्फ दो है। एक तो उस साइड जा रहा है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, और एक यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, बस ये। लेकिन मैं अगर एक मान लीजिए इस डस्टर की बात कर रहा हूं, तो इसमें देखिए एक तो लंबाई ये हो गई, एक लंबाई ये हो गई, और एक यहां से लेकर यहां तक लंबाई, मतलब कि तीन तीन जो है साइडों में ये जा रही है। तो जिस आकृति में तीन तीन जो है साइडों में वो जा रहा है उसको ठोस कहा जाता है। तो यहां पर ठोस देखिए, जैसे कि गिलास की बात कर रहा हूं, तो इस गिलास में कुल कितना पानी भर सकते हैं, इस बाल्टी में कुल कितना पानी भरा जा सकता है, इस मार्कर के अंदर कितनी स्याही भरी जा सकती है, कुल मिलाकर मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितनी भरी जा सकती है,
वो इसका आयतन हो गया कि भाई कुल मिलाकर कितना उसके जो है भीतर में स्पेस खाली पड़ा है, उस पूरे स्पेस को उसका आयतन या फिर वॉल्यूम कहा जाता है बच्चों। ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके देखिए बच्चों एक चीज और बच जाती है, वो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों। वो क्या है बच्चों? आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल तो हो गया, अब क्षेत्रफल के साथ साथ बात आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बच्चों। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे कि जो ठोस आकृति होती है बच्चों, ये जो मैंने आपको क्षेत्रफल बताया वो था समतल आकृति बच्चों। दो प्रकार की आपके पास जो है आकृतियां होती हैं, समतल आकृति और ठोस आकृति। बच्चों समतल कौन सी होती है? जैसे कि एक आपका पेज हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, ये सब क्या है बच्चों? समतल आकृतियां हैं जो एकदम सीधी सीधी सपाट होती है। लेकिन यहां पर अगर ठोस की बात की जाए तो ठोस बच्चों क्या होता है? जैसे कि ये मार्कर एक ठोस है, क्योंकि इसके जो है तीन तीन साइडें होती हैं। एक तो यूं जाओ यूं जाओ यूं जाओ, मतलब कि तीनों साइडों में इसको गिना जाता है, तो वो ठोस आकृति। तो भाई ठोस आकृति की जो ऊपर वाली जो उसकी जो उसका क्षेत्र होता है या उसकी जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री का जो क्षेत्रफल होता है वही अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कि जो उसका पृष्ठ होता है उसके ऊपर कुल कितना क्षेत्रफल है वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। जैसे कि बच्चों देखिए मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूं, इस मार्कर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब कि यहां से लेकर जब मैं मार्कर के चारों ओर घूमता हूं, ऊपर और नीचे सब जगह पर कुल क्षेत्रफल जो है, इस पूरे क्षेत्रफल को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। कि भाई मार्कर कुल मिलाकर मार्कर के ऊपर कितना क्षेत्रफल है वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया बच्चों। तो जो ठोस आकृति होती है, ठोस आकृति का क्षेत्रफल जो होता है उसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं बच्चों। तो ये चीज आप नोट कर दीजिएगा, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने आपको फटाफट बता दिया। लेकिन अब हम बात करते हैं बच्चों वर्ग के बारे में। बच्चों वर्ग क्या होता है? बात करते हैं वर्ग के बारे में। सबसे पहली समतल आकृति वर्ग। बच्चों वर्ग क्या होता है? वर्ग की बात कर रहे हैं जिसको हम स्क्वायर भी कहते हैं। वर्ग देखिए बच्चों, वर्ग की सबसे पहले विशेषताओं के बारे में जानिए। वर्ग कुछ इस प्रकार से दिखता है बच्चों, इस प्रकार से वर्ग दिखता है। ये हो गया हमारा वर्ग, ए बी सी डी, ये हमारा वर्ग हो गया बच्चों। अब ये जो वर्ग होता है इसकी विशेषताओं के बारे में जानिए। एक वर्ग के चार भुजाएं होती हैं बच्चों, एक वर्ग के चार भुजाएं होती हैं। लेकिन बच्चों मैं वर्ग से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं, तो अगर वो आपने जान लिया तो आप वर्ग के बारे में भी बड़े आसानी से जान जाओगे। तो वर्ग से पहले एक और कॉन्सेप्ट है वो आप जान लीजिए। हम बात करते हैं चतुर्भुज के बारे में बच्चों। चतुर्भुज, देखिए बच्चों चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। चतुर्भुज का मतलब होता है बच्चों क्वाड्रिलेटरल, इसको हम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। तो बच्चों चतुर्भुज जो होता है इसकी विशेषताओं के बारे में जानिए। चतुर्भुज जो है वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये मान लीजिए एक है चतुर्भुज। अब बच्चों चतुर्भुज में आप देखिए सबसे पहले आप इसकी एक विशेषता है उसको नोट कीजिए। चतुर्भुज की सबसे पहली विशेषता है कि एक चतुर्भुज के चार भुजाएं होती है बच्चों, चार भुजाएं और चार ही कोण होते हैं। इसके चार भुजाएं और चार कोण। एक चतुर्भुज के चार भुजाएं और चार कोण होते हैं बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखना। चतुर्भुज की सबसे पहली विशेषता, एक चतुर्भुज के चार भुजाएं और चार ही कोण होते हैं बच्चों, चार ही कोण होते हैं बच्चों। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चतुर्भुज के जो कोण होते हैं, जो अंदर वाले कोण होते हैं उनका जो योग होता है, सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है बच्चों। सभी कोणों का योग, मान लीजिए यहां पर ए बी सी और डी यहां पर दिया गया, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी हमेशा 360 डिग्री का होता है बच्चों। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। चतुर्भुज की सबसे पहली विशेषता इसके चार भुजाएं और चार कोण होते हैं, और दूसरी विशेषता इसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री का होता है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं चतुर्भुज की एक और विशेषता, जो क्या कहते हैं, यह चतुर्भुज जो होता है यह नियमित भी हो सकता है,
चतुर्भुज नियमित भी हो सकता है, वह अनियमित भी हो सकता है बच्चों। चतुर्भुज नियमित या अनियमित कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं नियमित चतुर्भुज के बारे में बच्चों। नियमित का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कुछ खूबियां हो, मतलब कि समान उसकी भुजाएं हो या समान उसके कोण हो, वो होते हैं नियमित। और जो अनियमित होता है उसका कुछ पता ही नहीं होता, सारी भुजाएं भले समान ना हो। जैसे कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं, एक ये है चतुर्भुज इस प्रकार से, ये है मान लीजिए, इसमें ये भुजा इस भुजा के समान नहीं है, ना इस भुजा के समान है और ना ही इस भुजा के समान है, मतलब कि चारों के चारों भुजाएं में से एक भी भुजा समान नहीं है। तो ऐसे जो चतुर्भुज होते हैं उनको अनियमित चतुर्भुज कहा जाता है। और जो नियमित होता है, जैसे कि देखिए वर्ग की बात करते हैं बच्चों। वर्ग एक क्या है? वर्ग एक चतुर्भुज है जिसके अंदर चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इस प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं वो नियमित चतुर्भुज होते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्ग एक है नियमित चतुर्भुज या अनियमित चतुर्भुज? वर्ग एक नियमित चतुर्भुज है क्योंकि इसमें चारों भुजाएं समान है, चारों कोण समान है, तो इसकी वजह से वर्ग एक नियमित चतुर्भुज है। तो बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग के बारे में कि भाई वर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं, वर्ग की कौन सी भुजा होती हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, ये सब किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं बच्चों, वो हम बात करते हैं। तो यहां तक आपने अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को बैक करके नोट कर दीजिए, फिर हम और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं वर्ग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ग के बारे में बच्चों। वर्ग जिसको हम स्क्वायर भी कहते हैं। तो बच्चों वर्ग कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, देखिएगा वर्ग कुछ इस प्रकार से होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ए बी सी डी एक वर्ग है, ए ये इसकी भुजाएं हो गई। तो बच्चों देखिए वर्ग की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता आप लिख दीजिएगा, एक वर्ग के चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। बच्चों एक वर्ग के चार भुजाएं, चार तो उसके भुजाएं होती हैं और चार ही उसके कोण होते हैं, चार ही उसके कोण होते हैं। मेरा कहने का मतलब चार भुजाएं ये हो गई बच्चों, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रही चारों भुजाएं, 1 2 3 4, और चार कोण ये हो गए बच्चों, चार कोण होते हैं। और चारों के चारों कोण जो हैं वो 90 डिग्री के कोण होते हैं बच्चों, 90 डिग्री के कोण होते हैं, चारों के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब वर्ग की तीसरी विशेषता बच्चों लिखिएगा, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। सभी आंतरिक कोण समान और 90 के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। चार भुजाएं और चार कोण होते हैं, ये भी आपको बता दिया। और चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है बच्चों, चारों भुजाएं जो होती हैं, चारों भुजाएं जो होती हैं उनकी लंबाई समान होती है बच्चों, समान लंबाई होती है। वर्ग के अंदर चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, मतलब कि यहां पर भी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ए मीटर ए मीटर ए मीटर ए मीटर, मतलब कि सबकी सब समान होगी, सब जगह पर समान होगी। मतलब कि अगर यहां पर 5 है तो यहां पर भी 5 5 5 5 ही होगी। तो इसको हम वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान हो बच्चों। बात करते हैं वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि एक कोण का मान अगर 90 डिग्री का है, दूसरे का भी 90 है, तीसरे का भी 90 है, चौथे का भी 90 है, तो कुल मिलाकर 90 गुणा में 4 मतलब कि 360 डिग्री का होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो चतुर्भुज होता है उसके सभी आंतरिक कोणों का मान 360 डिग्री का होता है। तो भाई वर्ग जो होता है वो वर्ग खुद एक चतुर्भुज होता है, तो इसका मतलब इसके सभी कोणों का मान, सभी कोणों का योग 360 डिग्री हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों इसकी पांचवी विशेषता के बारे में, क्या कहती है? एक वर्ग की विपरीत भुजाएं हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है बच्चों। यहां पर एक शब्द आया समांतर, समांतर होती है। अब समांतर का मतलब क्या हुआ? जिसके बीच में जो अंतर है वो समान रहे। बच्चों देखिए जैसे कि यहां से मैं शुरू हुआ, ए जो है पॉइंट यहां से शुरू हुआ, अब ये दो लाइनें जा रही है, अब ये दोनों लाइनों के बीच में यहां पर भी जो दूरी है वो समान रहे, यहां पर भी समान रहे, यहां पर भी समान रहे, यहां पर भी समान रहे, और कितनी भी दूर जाए दोनों के बीच की दूरी समान रहे, उसको हम समांतर कहते हैं। कि भाई उस
ये जो दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों को कहीं पर भी जाकर देख लो, दोनों के बीच की दूरी समान रहेगी। मतलब कि यहां पर अगर मान लीजिए इसके बीच में 2 मीटर की दूरी है, तो यहां पर भी 2 मीटर की होगी, यहां पर भी 2 मीटर की होगी, हर जगह पर 2 मीटर की हो। तो भाई जो वर्ग होता है उसकी जो विपरीत भुजाएं होती है, जैसे कि ये और ये, ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। और जो समांतर होता है बच्चों, उसको इस चिन्ह से दिखाया जाता है कि भाई ए बी जो है वो सी डी की समांतर है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि भाई इन दोनों, ये दोनों लाइनें भले कितनी दूर तक खींच लो, कभी मिलेगी नहीं एक दूसरे से, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरी है वो समान रहेगी बच्चों। तो ये हो गया हमारा चौथी विशेषता। अब बात कर देते हैं, जी हाँ बच्चों, अब इस वर्ग के जो विपरीत कोण है, जैसे कि ए और सी, ये दोनों विपरीत कोण है, ए और सी दोनों विपरीत कोण है, बी और डी दोनों एक दूसरे के विपरीत कोण है। तो भाई एक वर्ग में जो विपरीत कोण होते हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, उसको इस वर्ग का विकर्ण कहा जाता है बच्चों। एक वर्ग के विपरीत कोणों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहा जाता है। तो ये भी एक विकर्ण हो गया और ये भी एक विकर्ण हो गया। तो एक वर्ग के कुल 2 विकर्ण होते हैं बच्चों। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ग के कुल कितने विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण कौन होते हैं? जो वर्ग के 2 विपरीत कोणों को जोड़ती है, उस रेखा को उसका विकर्ण कहा जाता है बच्चों। तो ये इस प्रकार से वर्ग की कुछ विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं वर्ग के, सबसे पहले वर्ग के विकर्ण के बारे में बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग के विकर्ण के बारे में कि भाई वर्ग का विकर्ण क्या होता है। देखिए बच्चों, बात करते हैं वर्ग के विकर्ण के बारे में। लिख दीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है बच्चों? वर्ग का विकर्ण मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि ये एक वर्ग है, तो इस वर्ग का विकर्ण क्या हो गया बच्चों? इसकी जो 2 विपरीत कोण है, जैसे कि ये और ये, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन को हम वर्ग का विकर्ण कहते हैं। और जैसे कि यहां पर ए बी सी और डी है, तो यहां पर ए कोण जो है ये 90 का, ये आप जानते हैं। तो यहां पर ये जो लाइन है बी डी, ये इस वर्ग का एक विकर्ण है। तो बच्चों वर्ग के विकर्ण में हम जानते हैं, एक डायग्राम मैं यहां पर आपके सामने बड़ा सा बनाता हूं और अच्छे से इसको समझते हैं बच्चों। देखिए, यह एक वर्ग है, ए बी सी और डी। यहां से लेकर यहां तक ए है, यहां से लेकर यहां तक भी ए है, यहां तक भी ए है, यहां तक भी ए है। ये इसकी भुजा की लंबाई है बच्चों, ये इसकी भुजा की लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये इसकी भुजा की लंबाई है बच्चों। अब ये वाला कोण बच्चों 90 डिग्री का है, ये वाला कोण यहां पर 90 डिग्री का है और ये यहां पर हमारा विकर्ण है बच्चों। ये रहा हमारा विकर्ण। तो भाई विकर्ण में सबसे पहले हम जानते हैं विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई के बारे में बात करते हैं बच्चों। बच्चों आपने एक नियम पढ़ा होगा पाइथागोरस का। बच्चों आपने एक पाइथागोरस का नियम पढ़ा होगा, पाइथागोरस। वो पाइथागोरस का नियम क्या कहता है कि जब एक ट्रायंगल हो और उसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 का हो, तो उसका जो इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं, देखिए एक मैं यहां पर ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये मान लीजिए ट्रायंगल है और यहां पर ये 90 का कोण बन रहा है। इसको हम कहते हैं लंब, इसको हम कहते हैं लंब, इसको हम कहते हैं आधार, इसको हम कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण। तो देखिए बच्चों, पाइथागोरस नियम के मुताबिक एक ट्रायंगल के अंदर लंब का वर्ग, भाई वो ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, उसमें लंब का वर्ग और आधार का वर्ग दोनों का योग जो होता है वो इस कर्ण के वर्ग के बराबर होता है बच्चों। ये आपने देखा होगा, सुना होगा। तो अब यहां पर इस पाइथागोरस नियम के मुताबिक बच्चों हम क्या करते हैं? इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए, विकर्ण है हमारे पास BD, विकर्ण है हमारे पास BD। तो भाई BD का वर्ग, ये देखिए BD का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। बच्चों लंब कौन सा है? BC। तो भाई BC का वर्ग और उसमें हमें जोड़ना है DC का वर्ग, तो भाई DC का वर्ग। तो भाई ये तो मैंने आपको नियम बता दिया कि भाई पाइथागोरस नियम के मुताबिक लंब का वर्ग और जो आधार का वर्ग है दोनों का योग उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो भाई इसका जो कर्ण है वो रहा BD
और इसका जो लंब है वो है BC, और इसका जो ये है जो आधार है वो है CD। तो मैंने सबको लिख दिया। यहां पर बच्चों देखिए, BD का मान मुझे पता नहीं है तो मैं BD को BD ही लिखता हूं। यहां पर BC का मान मुझे पता है A, तो मैंने A लिख दिया। यहां पर CD का मान भी मुझे पता है A, मैंने A लिख दिया। तो भाई BD बराबर क्या हो गया बच्चों, BD बराबर सॉरी यहां पर जो है BD का वर्ग बराबर हो गया A का वर्ग और A का वर्ग, 2A का वर्ग। तो भाई 2A का वर्ग, तो भाई BD का वर्ग बराबर हो गया 2A का वर्ग। BD का वर्ग बराबर 2A का जो है 2A का वर्ग हो गया बच्चों। अब यहां पर बच्चों मैं क्या करता हूं, BD का वर्ग बराबर क्या हो गया, BD का वर्ग बराबर हो गया 2 का वर्ग होता है 4, और ये जो A है इसका वर्ग होता है A का वर्ग। तो फाइनली मेरे पास देखिए BD बराबर क्या हो गया, 4A का वर्ग का वर्गमूल, क्योंकि जब ये वर्ग उस साइड जाता है तो वर्गमूल में चेंज हो जाता है बच्चों। तो यहां पर देखिए BD बराबर क्या हो गया, अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और ये जो A का वर्ग है इसका वर्गमूल हो गया, इसको यहां से काट दो तो पीछे बच गया A, तो A आ गया। तो कुल मिलाकर BD बराबर 2 गुणा में A हो गया। यहां पर बच्चों कहां गलती हो रही है अपने से, 2A का वर्ग था, ओके बच्चों सॉरी, यहां पर 2A का वर्ग था। देखिए बच्चों 2A का वर्ग था ना यहां पर, तो मुझे 2A का वर्ग ही लेना है। तो BD का वर्ग बराबर हो गया, BD का वर्ग बराबर हो गया 2A का वर्ग। और अब जब ये BD उस साइड जाता है, मतलब कि ये जो वर्ग है ये उस साइड जाता है, तो BD बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 2A का वर्ग। ये अंडर रूट ऑफ 2A का वर्ग मुझे मिल गया। फिर बच्चों यहां पर क्या होता है देखिएगा कि BD बराबर हो गया 2 का वर्ग, और ये जो है इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल होता है। मैंने आपको वर्ग है वर्गमूल में आपको समझाया था, तो पीछे बच गया A। तो BD बराबर हो गया वर्गमूल वर्गमूल 2 गुणा में A। यही हमारा उत्तर है। तो भाई क्या समझ में आया आपको कि जब किसी भी वर्ग की भुजा आपको दे दी जाए, भुजा कौन है A, जब आपको किसी वर्ग की भुजा दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके विकर्ण की लंबाई क्या है, तो आप क्या कीजिए, अंडर रूट 2 गुणा में उसकी भुजा ये लिख दीजिए, तो आपको उसका विकर्ण मिल जाएगा। तो भाई वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या है, अंडर रूट 2 वर्गमूल 2 गुणा में भुजा, जो भुजा आपको दी गई है उसे गुणा कर दीजिए। जैसे कि एक प्रश्न बच्चों आपको दिया गया कि एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी बच्चों, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, वर्गमूल 2 गुणा में भुजा। यहां पर वर्गमूल 2 गुणा में भुजा हो गया 8 सेंटीमीटर, तो भाई 8 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर अपना उत्तर हो जाता है बच्चों। तो ये तो था हमारा वर्ग का विकर्ण। और इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग की भुजा के बारे में बच्चों, बात करते हैं वर्ग की भुजा के बारे में। बच्चों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, सही से समझ लीजिएगा, कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं होगी आपसे। बात करते हैं वर्ग की भुजा के बारे में कि भाई वर्ग की भुजा क्या होती है और इसका जो है हम हल कैसे निकालते हैं बच्चों। देखिए वर्ग की भुजा के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों वर्ग की जो भुजा होती है वो चारों भुजाएं समान होती हैं। ये जैसे कि वर्ग है, यहां से लेकर ए बी सी डी, मैंने इसका नाम दे दिया। 90 डिग्री के सारे कोण होते हैं, और ये इसका विकर्ण होता है बच्चों, ये इसका विकर्ण होता है। तो बच्चों वर्ग की अगर मैं यहां पर बात करूं वर्ग की भुजा की, तो बच्चों वर्ग की भुजा को ज्ञात करने के बहुत सारे सूत्र हैं। देखिए वर्ग की भुजा का सबसे पहला ज्ञात आप किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो है वर्ग का क्षेत्रफल आपको मिल गया कि भाई किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल C है। मान लीजिए किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल C है, तो उससे आप उसकी भुजा का ज्ञात कैसे करेंगे। तो भाई जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल का आप वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आपको वर्ग की भुजा मिल जाएगी। मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया गया कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर का वर्ग है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर वर्ग है, 16 सेमी वर्ग है बच्चों।
तो इसकी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्षेत्रफल का वर्गमूल ज्ञात कर दीजिए आप। क्षेत्रफल का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। तो भाई इस वर्ग की भुजा हो गई 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसी प्रकार से इसका दूसरा सूत्र क्या कहता है कि मान लीजिए आपको उस वर्ग का परिमाप दे दिया गया कि भाई एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए बच्चों। तो जब आपको परिमाप मिल जाए तो उसके अंदर 4 का भाग दे दो बच्चों। जब आपको वर्ग का परिमाप मिल जाए तो उसके अंदर 4 का भाग दे दो, तो आपको उसका जो उसकी एक भुजा है उसकी लंबाई पता हो जाएगी बच्चों। तो यहां पर इसका मुझे 8 सेंटीमीटर दिया गया है, 8 सेंटीमीटर में 4 का भाग दिया तो 2 सेंटीमीटर मेरा उत्तर हो गया बच्चों। तो 2 सेंटीमीटर इस वर्ग की भुजा की लंबाई है बच्चों। तो ये इस प्रकार से आपको मैंने 2 सूत्र बताए कि मान लीजिए कि किसी प्रश्न में आपको वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाए और आपसे वर्ग की भुजा पूछ ली जाए, तो वर्ग के क्षेत्रफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो आपको उसकी भुजा मिल जाएगी। और मान लीजिए आपको उसमें उस वर्ग का परिमाप दे दिया गया, तो उस परिमाप में आप 4 का भाग दे दो तो आपको उसकी भुजा की लंबाई मिल जाएगी बच्चों। अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों, मान लीजिए कि आपको क्षेत्रफल नहीं दिया गया, ना ही उसका आपको परिमाप दिया गया, आपको उस वर्ग का विकर्ण दे दिया गया बच्चों। वर्ग का विकर्ण आपको दे दिया गया, वर्ग का विकर्ण आपको मालूम है, मान लीजिए सी एक वर्ग का विकर्ण है, तो उसकी भुजा की लंबाई किस प्रकार से ज्ञात होगी? तो बच्चों आप जानते हैं कि विकर्ण जो होता है, विकर्ण बराबर होता है वर्गमूल 2 गुणा में भुजा। लेकिन मुझे भुजा को ज्ञात करना है, विकर्ण मुझे पता है सी है, तो भुजा बराबर क्या हो गया? सी बट्टा में वर्गमूल 2। ये हमारा उत्तर हो गया बच्चों। कि मान लीजिए आपको किसी प्रश्न में वर्ग का विकर्ण मिल जाता है और पूछ लिया जाए कि भाई एक वर्ग का विकर्ण जो है वो है 8 सेंटीमीटर, एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए बच्चों। तो क्या होगा? सी के अंदर वर्गमूल 2 का भाग 2, मतलब कि ये जो विकर्ण है इसके अंदर वर्गमूल 2 का भाग दे दीजिए बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर? देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 4 गुणा 2 रूट 2 गुणा रूट 2 बट्टा में मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि रूट 2 गुणा रूट 2 जो होता है वो 2 होता है और 2 गुणा में 4 जो होता है वो होता है 8। तो मैंने इसको खोल के लिखा। अब रूट 2 से रूट 2 को काट दिया तो पीछे बचा 4 रूट 2 सेंटीमीटर, हमारा उत्तर हो जाता है बच्चों। तो ये तो थी वर्ग की कुछ विशेषताएं, मतलब कि वर्ग की भुजा किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, वर्ग का विकर्ण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब इसके बाद बच्चों मैं आपको बताता हूं वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। बच्चों वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं बच्चों। मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, बच्चों मैं बात कर रहा हूं वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में, वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा में भुजा, मतलब कि भुजा का वर्ग। बच्चों कुल मिलाकर होता है भुजा का वर्ग, यही एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है। मान लीजिए एक वर्ग आपको यहां पर दिया गया बच्चों, ये देखिए ये एक वर्ग है ए बी सी और डी। अब ए सारी भुजाएं बराबर हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो बच्चों क्या होगा? भुजा गुणा भुजा, मतलब कि भुजा गुणा भुजा, तो क्या हो गया? भुजा का वर्ग। ये अपना उत्तर हो गया। मान लीजिए एक प्रश्न में आपको दिया गया कि एक वर्ग की भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 5 गुणा में 5, मतलब कि 5 का वर्ग बराबर 25 सेंटीमीटर का वर्ग, हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। तो इसी प्रकार से बच्चों मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं वर्ग के परिमाप के बारे में। बच्चों वर्ग का परिमाप क्या होता है? बच्चों वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा। वर्ग के परिमाप के बारे में बात करते हैं बच्चों। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा। बस सूत्र को याद कीजिएगा। अब 4 गुणा में भुजा क्यों आया? क्योंकि देखिए यह एक वर्ग है मेरे पास ए बी सी और डी। अब इस वर्ग की देखिए ये भी साइड बराबर है, सारी साइडें बराबर हैं बच्चों। अब जब सारी साइडें बराबर है तो मैंने आपको क्या बताया कि जो परिमाप होता है उसका मतलब होता है सभी साइडों की कुल लंबाई कितनी है। तो भाई इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, सभी की ए है, तो कुल मिलाकर 4a हो गया बच्चों। तो 4 गुणा में भुजा, मान लीजिए किसी वर्ग की एक भुजा का मान मुझे दे दिया गया 4 सेंटीमीटर और उसका मुझे परिमाप पूछ लिया गया बच्चों। तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा में भुजा। तो ये रहा 4, ये रही भुजा, कुल मिलाकर 16 सेंटीमीटर मेरा उत्तर
हो जाता है बच्चों। तो इसी के साथ जो ये आपका वर्ग वाला कॉन्सेप्ट है ये यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद जो भी बचेगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।